दोस्तों, आपको भी पता है बिहार विधानसभा चुनाव हाल ही में जारी है। तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? एक शब्द सुर्खियों में रहा है, निसार। यह निसार क्या है? प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? एक मछली की नई प्रजाति की हाल ही में खोज की गई है। मछली की इस प्रजाति का नाम क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 30 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण हाल ही में संपन्न हुआ। तो याद करो, बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 243। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसका पहला चरण हाल ही में 28 अक्टूबर को पूर्ण हुआ और तकरीबन 71 सीटों पर वोटिंग हुई। तो दूसरा चरण कब आयोजित होगा? 3 नवंबर को और 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरा चरण 3 नवंबर को आयोजित होगा और 78 सीटों पर मतदान होगा और तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी सीटों की संख्या बन गई? 243। और मतगणना कब होने वाली है? तो बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी। कब? 10 नवंबर को। और बिहार की विधानसभा की बात की तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 सीटें हैं। और बिहार के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट तो कई बार बताए, जैसे कि बिहार की कैपिटल का नाम क्या है? पटना। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? यह फैक्ट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आज बिहार के बारे में कुछ नया सीख ले। वैशाली में दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई थी। तो यह वैशाली किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन किस राज्य में है? बिहार में, पटना में। और तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज में यह वाईफाई नेटवर्क फैला हुआ है। और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी बिहार है। यानी कि पूरे विश्व को शून्य की भेंट देने वाले यह आर्यभट्ट, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डिजिटल फॉर्मेट में अध्ययन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी किसने शुरू की है? कोविड-19 के चलते स्कूल कॉलेज बंद है और इसीलिए उच्च अभ्यास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। और तकरीबन दोस्तों 35,000 ऐसे पुस्तक इस डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है और यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। और इस तरह की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए डिजिटल फॉर्मेट में अध्ययन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? कोविड-19 से निपटने के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? इमेज में आप देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी है डॉक्टर दिनेश शर्मा। और उन्होंने यह डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। और डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ खास विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 134 विषयों की 35,000 से ज्यादा विषय सामग्री हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मौजूद है इस डिजिटल लाइब्रेरी में। 23 विश्वविद्यालयों के लगभग 1,700 शिक्षाविदों ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने में योगदान दिया है।
सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध शिक्षकों के लेक्चर भी इस लाइब्रेरी में मौजूद है और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी पाठ्य सामग्री मौजूद है। इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी निर्मित की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो बताई कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और वहां की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो यह फैक्ट तो याद है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में 2 अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1957 को हुई और यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चंदौली जिले में। और इस अभयारण्य में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? सांभर और तेंदुआ। यहां देख सकते हैं सांभर और तेंदुआ। और दूसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1972 में। और किस जिले में यह स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में यह किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और यहां पर कौन कौन से पशु और पक्षी पाए जाते हैं? चीता, तेंदुआ और हिरण। तो यह नई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपका सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन भी दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लुइस एर्से निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने? इमेज में देख सकते हैं लुइस एर्से, वो हाल ही में बोलिविया देश के नए राष्ट्रपति बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोलिविया। और यहां आप देख सकते हैं लुइस एर्से को। तो लुइस एर्से ने कुल मतों में से 55.1% मत प्राप्त किए और 8 नवंबर 2020 को एर्से कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। वह बोनिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सेवारत जीनाइन एनेज की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जीनाइन एनेज की जगह लेंगे लुइस एर्से। और जब बात करते हैं बोलिविया की तो यहां आप मैप में देखिए, यह है बोलिविया और बोलिविया की 2 कैपिटल का है, एक है ला पाज और दूसरा है सुक्रे। जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो पेरू, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों से घिरा हुआ है यह लॉकलैंड कंट्री बोलिविया। और बोलिविया की कैपिटल जैसा कि मैंने बताया ला पाज और सुक्रे। इसकी राजधानी जो सुक्रे है जबकि सरकारी परिसर ला पाज में स्थित है। कैपिटल है सुक्रे लेकिन सभी सरकारी परिसर है वो कहां पर स्थित है? ला पाज में। और बोलिविया की करेंसी है बोलिवियानो। यहां आप देख सकते हैं बोलिवियानो को। और बोलिविया किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहां पर यह लॉकलैंड कंट्री बोलिविया। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा निसार क्या है? सुर्खियों में रहा निसार दोस्तों यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और हमारे भारत देश में हाल ही में अमेरिकन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया 2+2 वार्ता को लेकर। और इसलिए यहां एक हाल ही में समझौता हुआ है दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच, अमेरिका की ओर से नासा और भारत की ओर से इसरो। तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और इसी के तहत यह निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आगामी 2022 में लॉन्च किया जाने वाला है। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो क्या बात है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन साल 2022 में एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा, जिसका नाम है निसार। यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। और निसार दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। और निसार का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो याद रखो, निसार का पूर्ण स्वरूप है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो निसार का पूरा नाम है। और संभावित लागत कितनी है? करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहां सैंपल के तौर पर देख सकते हैं यह इनका बहुत ही पावरफुल रडार है और रडार के माध्यम से
कोई भी हमारी पृथ्वी ऊपर ऐसी कोई आपदा खड़ी होती है तो इसके कुछ ऐसे फैक्ट हमें यहां देखने को मिल जाएंगे। तो इसका रडार इतना ताकतवर होगा कि यह 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की साफ तस्वीर ले सकेगा। यानी कि भविष्य में आने वाली सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इससे रक्षण मिलेगा, क्योंकि हमें पहले से ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी आपदाएं आने वाली है। और यहां हम बात करते हैं इसरो और नासा की। तो इसरो से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था। हाल ही में किसने व्योम मित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शित किया? तो यह भारत का है ह्यूमनॉइड रोबोट और यह लॉन्च किया है इसरो ने। और इसीलिए इसरो के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। कौन कौन से फैक्ट? इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो के स्थापक कौन है? विक्रम अंबलाल साराभाई। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसरो हाल ही में किस मिशन पर काम कर रहा है? 2 मिशन पर इसरो कार्य कर रहा है। आदित्य L1 जो एक सोलर मिशन है और अंतरिक्ष में मानव भेजने का एक कार्यक्रम, उसके बारे में भी रिसर्च जारी है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसी के साथ नासा के बारे में भी हम जान लेते हैं। नासा की इंटरनेट स्पीड कितनी है दोस्तों? आप चौंक जाएंगे। 91 Gbps नासा की इंटरनेट स्पीड है। और नासा की स्थापना राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने की थी। और नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। और नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। क्या? जिम ब्रेडेस्टाइन। और नासा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? दी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? 5वां क्वेश्चन, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की? छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आंसर यहां छिपा हुआ है। किसने अध्यक्षता की है? रूस देश ने की है छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस कंट्री। और छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया था। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी देश के संसद के हेड, यानी कि हमारे जैसे हेड कौन है? तो ओम बिरला, हमारे संसद के वर्तमान अध्यक्ष। तो इसी तरह रूस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रूसी संसद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वाचेस्लाव वोलोदिन। क्या नाम है? व्याचेस्लाव वोलोदिन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हमारे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में। और बात करते हैं रूस की। तो आप मैप में देखिए, यह है रूस। और रूस के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना। ऐसे देशों से घिरा हुआ है यह रूस, जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम जैसा कि मैंने बताया है ड्यूमा। 6ठा क्वेश्चन, निम्न में से किसको सीढ़ीदार बावड़ी का शहर, नीला शहर और छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने एक हाल ही में योजना लॉन्च की है इसी साल, देखो अपना देश। और इसी योजना के तहत यह शहर सुर्खियों में रहा है, जिसे सीढ़ीदार बावड़ी का शहर, नीला शहर और छोटे काशी के रूप में जाना जाता है। और वो राजस्थान में स्थित है। इस शहर का नाम है बूंदी। क्या? बूंदी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और सुर्खियों में क्यों रहा? पर्यटन मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2020 को बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ अ फॉरगेटन राजपूत कैपिटल शीर्षक से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया, जो राजस्थान के बूंदी जिले पर केंद्रित है। और यहां मैप में देख सकते हैं, यह है राजस्थान। और राजस्थान में यहां पर है पाकिस्तान बॉर्डर। और यहां पर जो रेड स्पॉट आप देख रहे हैं, तो यह है बूंदी शहर।
उनको लेकर यह देखो अपना देश के तहत एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो बूंदी के इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बूंदी हाडा राजपूत प्रांत की पूर्ववर्ती राजधानी है, जिसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पहले हाडोती के नाम से जाना जाता था। बूंदी के भीतर और आसमान 100 से अधिक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बूंदी के भीतर और आसपास, मित्रों, बूंदी के भीतर और आसपास 100 से अधिक मंदिर है और इसलिए इसी शहर को छोटे काशी के रूप में भी जाना जाता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो अपना देश जो श्रृंखला जारी की गई है उनको लेकर। तो यहां पर पहले तो आप इस तस्वीर को पढ़िए। टेक द प्लेस ऑफ फॉर विजिटिंग एट लीस्ट 15 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया बाय 2020। यानी कि हमें ऐसी प्रतिज्ञा लेनी होगी कि 2022 तक हमारे भारत के ऐसे 15 डेस्टिनेशन है जिसकी हम विजिट करेंगे। और इसी के तहत दोस्तों एक विन प्राइज भी घोषित किया गया है। देखो अपना देश। तो देखो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला कब शुरू की है? 14 अप्रैल 2020 से। और इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? भारत के कई गंतव्यों के बारे में जानकारी देने के साथ ही अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना, इस उद्देश्य से इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। 7वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर यह इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया। तो इस वर्ष 19वां अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया और यह दिन वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन यानी कि असीफा द्वारा मनाया गया था, जो यूनेस्को का ही एक सदस्य है। तो याद रखो दोस्तों, यह 19वां था। यानी कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया था? 2002 में। और किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 में एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। और यहां जिक्र किया गया है असीफा। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सयोको किनोशिता। क्या नाम है? सयोको किनोशिता, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और असीफा के संस्थापक कौन है? जॉन हलास। कौन? जॉन हलास, असीफा के संस्थापक। और असीफा की स्थापना 1960 में फ्रांस के एनएसी में हुई है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पेंटानल किस देश में स्थित एक आर्द्र भूमि है? दोस्तों यहां आग के कारण यह जो पेंटानल आर्द्र भूमि है वो सुर्खियों में रही है और यह ब्राजील देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राजील देश। तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक पेंटानल जुलाई माह के मध्य से आग से झुलस रही है। तो दोस्तों यह पेंटानल जो आर्द्र भूमि है वो जुलाई माह से आग से झुलस रही है और यह आग लगभग 50 वर्षों से पड़ रहे सूखे तथा मानवीय हस्तक्षेपों के कारण फैली है। मानवीय हस्तक्षेप इस आग का मुख्य कारण है। और पेंटानल में लगी आग का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखो, सूखे मौसम में भी किसानों द्वारा परंपरागत रूप से चारागाह को साफ करना। चरागाह को परंपरागत रूप से किसानों द्वारा साफ किया जाता है और इसीलिए यह आग लगी है पेंटानल में। और पेंटानल पश्चिम मध्य ब्राजील में स्थित एक आर्द्र भूमि है जो लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और बोलिविया तथा पैराग्वे तक यह विस्तारित है। और पेंटानल का नाम पुर्तगाली शब्द दलदल से लिया गया है और दलदल बोले तो इंग्लिश में स्वाम्प, यहां से यह शब्द लिया गया है। पुर्तगाली शब्द है पेंटानल। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ओहाका किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ओहाका का जिक्र किया था और ओहाका किसके उत्पाद के लिए ख्यात है? याद रखो, वो खादी के उत्पाद के लिए पूरे विश्व में ख्यात हो चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है खादी और ओहाका। तो यहां हम बात करते हैं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से ओहाका खादी का संदर्भ देते हुए त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी के लिए वोकल फॉर लोकल होने का आग्रह किया है। क्या? वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो भी हम स्थानिक तौर पर कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो इसे स्थानिक तौर ही बेचा जा सके, और इसे बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। तो देखो यह ओहाका सुर्खियों में क्यों आया। ओहाका दक्षिण मेक्सिको में स्थित एक क्षेत्र है जहां कई गांवों के स्थानीय ग्रामीण समूहों में खादी बुनाई का कार्य किया जा रहा है, और इसकी स्थापना मेक्सिको में रहने वाले एक अमेरिकी मार्कोस ब्राउन और उनकी पत्नी कालिंदी अत्तर ने की थी। और यह मार्कोस ब्राउन और कालिंदी अत्तर है वो दोस्तों हमारे भारत की विजिट पर आए, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की एक फिल्म देखी, उनमें उन्होंने चरखा देखा। तो मार्कोस ब्राउन और कालिंदी अत्तर दोनों मिलकर वो गुजरात में आए साबरमती आश्रम में। तकरीबन 2 साल तक वो यहां रहे और यहां खादी की बुनाई भी सीख ली, और बाद में वो चले गए वहां पर मेक्सिको में। ओके, 10वां क्वेश्चन, एनिग्मा चन गोलम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। एनिग्मा चन गोलम नाम पहले तो ध्यान से पढ़िए। एनिग्मा चन गोलम, उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों हाल ही में खोजी गई एक मछली की प्रजाति है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह एक मछली का नाम है एनिग्मा चन गोलम। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं इस मछली को, जिसको हाल ही में खोजा गया है। तो देखो हाल ही में केरल में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्मा चन गोलम नामक मछली को देखा गया। और यहां मछली का नाम ऐसा क्यों रखा गया है एनिग्मा चन गोलम, तो यहां आप एक फिल्म कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसका नाम है गोलम, और गोलम के तर्ज पर इस मछली का नाम रखा गया है। तो एनिग्मा चन गोलम का नामकरण लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के किरदार गोलम से प्रेरित होकर किया गया है। क्लियर दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित सब्जियों की 16 किस्मों की निम्न कीमत किसने तय की है, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस ऐसी 16 सब्जियों की तय करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है केरल राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल सरकार ने यह मिनिमम सेलिंग प्राइस तय की है। और केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और यहां किसानों को फायदा हो इसी तरह के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं। सब्जियों का यह न्यूनतम या तो आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। और केरल में पिछले 4.5 साल में सब्जी उत्पादन 2 गुना हो गया है। जी हां दोस्तों, पिछले 4 साल में केरल में यह सब्जी उत्पादन है वो 2 गुना हो गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। मेट्रो 50 नामक जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है प्राइड स्टेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइड स्टेशन। और यहां पर देख सकते हैं तो यह है मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 50, इसका नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। हमारे भारत देश में जो ट्रांसजेंडर की आबादी है उनको सम्मानित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो अब नोएडा 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है। और यह उत्तर भारत का इस तरह का पहला मेट्रो स्टेशन है। जी हां दोस्तों, और यहां का संचालन भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही करेंगे। इमेज में देख सकते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही इस मेट्रो स्टेशन का संचालन करेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर है। और इससे पहले केरल में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी 2017 में 23 ट्रांसजेंडर की भर्ती करने का एक बड़ा फैसला भी लिया था। तो यह दक्षिण भारत में हुआ था। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को पहली बार चांद पर पानी का प्रत्यक्ष सबूत मिला है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को पहली बार चांद पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। और नासा के बारे में मैंने आपको हाल ही में बताया।
तो नासा जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, तो नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। और यहां आप देख सकते हैं, तो यहां दोस्तों बर्फ के रूप में यह पानी पाया गया है। और यहां H2O ऐसे दोस्तों, यानी कि H2O बोले तो पानी, तो यह खोज की है नासा ने। चंद्रमा की सतह पर यह पानी सूरज की किरणें प्राप्त करने वाले क्षेत्र पर खोजा गया है, यानी कि जहां पर सूर्य की किरणें यहां पर गिरती है वहां पर यह पानी खोजा गया। और इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोफिया ने की है। सोफिया का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। और सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं का पता लगाया है। इस क्रेटर का नाम क्या है? क्लेवियस। क्लेवियस जो एक यानी कि चंद्रमा पर जो भी गड्ढे हैं इसे क्रेटर बोलते हैं, और वहां पर इसकी खोज की गई है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की? और जीत ही हासिल नहीं की बल्कि एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है लुइस हैमिल्टन ने। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुइस हैमिल्टन, और उन्होंने 92वीं जीत दर्ज की है। और इसलिए लुइस हैमिल्टन के नए कीर्तिमान को सलाम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है विजय सरवैया। अंगारी सुमा पहली बार हमारे साथ जुड़ चुकी है अंबाजी से, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है अंगारी सुमा। नीलेश पाटनवाड़िया, रोहित बलियान वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और पंचाल कंदर्प, अश्विन कणजरिया, राठवा पारुल और देशमुख नैनेश, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद से, वाला संजय, चौधरी यश, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, आर के दबंग वो दोस्तों अलवर से है, बस्साई बलन अलवर से, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत। कमलेश डोडिया, विश्व मेवाड़ा, कन्हैयालाल, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अरबाज खान ने यहां सही आंसर दिया है लुइस हैमिल्टन। और तुषार ओझा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही। आशीष राउत, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। एमडी भूषण स्टूडियो नामक एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और साथ यह भी जिक्र किया कि लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात। और आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया? दोस्तों, एक देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। नए संविधान के निर्माण हेतु जनमत संग्रह किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर देना है आपको। कल ही मैंने आपको इस देश के बारे में बताया था, याद है? तो एक बार लिख दीजिए, क्योंकि आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, क्वालिटी और कंटेंट की दृष्टि से आपको बेस्ट लगा है तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।